नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और हमने आज़ादी के 75 साल, 75 कदम और पूर्णता के लक्ष्य वाले तय किए हैं। राम परिवर्तन के पक्षगर है, राम आधुनिकता के पक्षगर है। उनकी इन्हीं प्रेरणाओं के साथ, श्री राम के आदर्शों के साथ भारत आज आगे बढ़ रहा है। मेरी भी एक आदत बन गई है, मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। जी हां, तो मैं पत्थर पर लकीर खींचता हूं, मक्खन पर नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान दौरे पर यह बात कही और इस बयान के सिर्फ 7 दिन बाद मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री मोदी के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सीएम योगी ने बधाई दी और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 8 साल में देश का सिर झुकने नहीं दिया। कल 30 मई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का केंद्र में 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा। इस अवसर पर मैं आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय कैबिनेट का और सभी अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इन 8 वर्षों में देश एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ा है। एक नया विश्वास भारत की 135 करोड़ की आबादी के मन में देखने को मिल रहा है। पूज्य बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पवित्र धरती के संस्कार है कि 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। इन वर्षों में हमने गरीब की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 8 साल में देश का सिर झुकने नहीं दिया। तो सवाल है कि पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या किया कि देश आगे बढ़ा और गर्व के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं 26 मई 2014 ये वो तारीख है जब भारत के इतिहास ने करवट बदली। आजादी के बाद पहली बार देश में किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत मिला। जबरदस्त लोकप्रियता की लहर पर सवार होकर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। सरकार के कामकाज का तुलनात्मक अध्ययन करें तो 2004 से 2014 तक 10 सालों में यूपीए सरकार ने विकास योजनाओं पर करीब
49 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि 2014 से अब तक 8 सालों में मोदी सरकार ने विकास योजनाओं पर 91 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए। यानी मोदी सरकार ने विकास योजनाओं पर यूपीए के मुकाबले करीब करीब 2 गुना ज्यादा रकम खर्च की है। लेकिन हम बात करेंगे बीते 8 सालों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की 8 बड़ी उन योजनाओं की जिन्होंने भारत के गरीबों के जीवन स्तर में बड़े बदलाव किए। 8 सालों की 8 वो बड़ी योजनाएं जिनका असर आम आदमी के जीवन में बहुत सीधा सीधा देखा गया। वैक्सीन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी जनधन अकाउंट, पीएम आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, आयुष्मान कार्ड, रोड नेटवर्क और स्टार्टअप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश की कमान संभाली तो योजनाओं को लागू करने के साथ ही स्वच्छता अभियान से लेकर स्वदेशी तक लोगों की आदतों को बदलने का प्रयास किया गया, जिसको मोदी ने हमेशा सबसे बड़ा काम कहा। बीते 8 साल के दौरान देश में अनेक बड़े काम हुए। इनमें से अनेक अभियान ऐसे हैं जिनमें मूल में बिहेवियरल चेंज है। ये कठिन काम होता है और राजनेता तो कभी इसमें हाथ लगाने की हिम्मत ही नहीं करता है। आठ साल के मोदी राज में सबसे बड़ी चुनौती बनकर आया कोरोना। साल 2020 में जब कोरोना आया तो पूरी दुनिया के लिए चुनौती था, लेकिन प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया और वैज्ञानिकों को भी वैक्सीन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। कोरोना के संकट को लेकर पहले दुनिया भारत को कमजोर आंक रही थी। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए गए, लोगों को डराने की कोशिश भी की गई। लेकिन मोदी की लीडरशिप में न सिर्फ भारत ने खुद के लिए वैक्सीन बनाई, बल्कि 90 देशों को करोड़ों डोज वैक्सीन भी सप्लाई की गई। जब महामारी आई तो भारत में न तो पीपीई किट का प्रोडक्शन होता था और न ही N95 मास्क का, लेकिन आज भारत पीपीई किट और N95 मास्क का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन चुका है। मैं UNGA को ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया की पहली DNA वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही मोदी का पहला फोकस गरीब और गरीबों के लिए योजनाएं जारी करने पर रहा। सरकार के राजकोष से निकला एक भी पैसा बिचौलियों की जेब में न पहुंचे, इसके लिए अब तक 44 करोड़ 23 लाख जनधन अकाउंट खोले जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2019-2020 से वित्त वर्ष 2021 से 22 तक, यानी सिर्फ 3 वित्त वर्षों के अंदर ही भारत सरकार 15,60,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर चुकी है। मोदी सरकार ने लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग तैयार करने में कामयाबी हासिल की है, जिसका फायदा बीजेपी को वोट बैंक के रूप में चुनाव में भी मिला है। और पहले देश के लिए जो स्कीम बनती थी, जो कानून बनते थे, उनमें लिखा होता है कि एक्सपेक्ट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब ये इतिहास की बात हो चुकी है। शांति और विकास के लिए जिस रास्ते पर जम्मू और कश्मीर बढ़ रहा है, उसने राज्य के लिए तरक्की के दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन आतंकवाद से जूझते इस राज्य में ये मुमकिन हो कैसे पाया, आज हर भारतीय इस सवाल का जवाब जानता है। और जवाब है धारा 370 का खात्मा। मोदी सरकार सबसे ऐतिहासिक और बोल्ड फैसला अब तक का है, जिसे बरसों में किसी और ने लेने की
हिम्मत भी नहीं दिखाई। एक देश, एक विधान, एक प्रधान। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संकल्प, जो आजादी के 70 साल बाद मोदी सरकार ने पूरा किया। आतंकवाद के दंश से कराहता धरती का स्वर्ग अब देश के बाकी हिस्सों के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। सियासी नफा नुकसान का डर कहिए या फिर चुनौतियों से लड़ने की क्षमता की कमी कहिए, ये स्वर्ग भारत का हिस्सा तो था, लेकिन कानून की किताब में एक अलग दर्जे के साथ एक ऐसा दर्जा जो एक देश, एक विधान, एक प्रधान की थ्योरी में कतई फिट नहीं बैठता था। दुनिया इसे धारा 370 के नाम से जानती थी। आतंकवाद का लंबा इतिहास और कश्मीरी पंडितों के पलायन का कलंक, धरती के स्वर्ग पर ऐसे दाग जिन्हें मिटाने का सामर्थ्य किसी सरकार ने नहीं दिखाया। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो कश्मीर में बदलाव की उम्मीद जागी। 5 अगस्त 2019 को संसद ने जम्मू कश्मीर को धारा 370 और 35A के तहत मिले विशेष दर्जों को हटाने की मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक भूल को ठीक करने वाला ऐतिहासिक कदम बताया था। 370 के मुताबिक केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में रक्षा, विदेश और संचार के कानून बनाने का अधिकार तो था, लेकिन अन्य विषयों से संबंधित कानून लागू कराने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती थी। भारत की संसद जम्मू कश्मीर के संबंध में सीमित क्षेत्र में ही कानून बना सकती थी। जम्मू कश्मीर पर भारतीय संविधान की अधिकतर धाराएं लागू नहीं होती थीं। भारत के दूसरे राज्यों के लोग यहां जमीन नहीं खरीद सकते थे। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। लेकिन 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में भी देश के दूसरे राज्यों की तरह संविधान की हर धारा लागू है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि संसद इतनी बड़ी संख्या में कानून बनाए और वो कानून देश के एक हिस्से में लागू ही ना हो। यहां तक कि पहले की जो सरकारें एक कानून बनाकर वाहवाही लूटती थी, वो भी ये दावा नहीं कर पाती थी कि उनका बनाया कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। दशकों के फासले को कम करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने विकास की दौड़ में पीछे छूट रहे जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 370 खत्म कर 70 साल की टीस खत्म की। केंद्र के 170 कानून जो पहले इस क्षेत्र में लागू नहीं थे, वो भी लागू हो गए। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला और दोनों क्षेत्रों में विकास की गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। आरोग्य रक्षक सम्मान में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंकुर पोद्दार जी। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अंकुर पोद्दार जी। नमस्कार डॉक्टर अंकुर पोद्दार जी, क्या हाइपरटेंशन के मरीजों को अपनी दवाएं नियमित तौर पर लेनी चाहिए? हाइपरटेंशन तब तक कंट्रोल रहता है जब तक दवाई चल रही है। यदि आपने उसको बंद कर दिया अपने आप से बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के, तो फिर आपका बीपी अपने आप फिर से बढ़ जाएगा और वो बीमारी कभी भी कंट्रोल में नहीं रह पाएगी। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखने के लिए प्रतिदिन व्यक्ति को कितनी मात्रा में नमक का सेवन करना चाहिए? एक हाइपरटेंसिव पेशेंट को आइडियली बुक्स तो ये कहती है कि 5 ग्राम से कम होना चाहिए, बट रिकमेंडेशंस वाइज जब एक क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम ये रिकमेंड करते हैं कि जो नॉर्मल एक इंसान नमक का सेवन करता है उससे आधा। डॉक्टर अंकुर जी, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने पर आप मरीजों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो उसे सबसे पहले अपने चिकित्सक के एक रेगुलर परामर्श में रहना चाहिए।
जो भी दवाइयाँ उसे बताई जा रही हैं उसका नियमित सेवन करना चाहिए। अपने खान पान और लाइफस्टाइल में पूरी तरीके से परिवर्तन करना चाहिए। डॉक्टर अंकुर पोद्दार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको आरोग्य रक्षक सम्मान से सम्मानित करता है। आपने हाइपरटेंशन से जुड़ी जरूरी जानकारी शेयर की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक